हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियर एंड टियर डिजीज के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक केस बताऊंगी जिससे आपको इस डिजीज की सीवियरिटी के बारे में पता लगेगा। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास ओपीडी में एक केस आया। जब हम ओपीडी में बिजी थे, मैंने देखा कि एक पेशेंट जो 38 ईयर नियर बाई ओल्ड का पेशेंट है, एक स्टेप चढ़ने के लिए पिछले 4-5 मिनट से कोशिश कर रहा है। और जब मैं पेशेंट्स को देखने में बिजी थी तो मैंने देखा कि एक पेशेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है सीढ़ी चढ़ने में। ये एक डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन भी रहना चाहिए जब आप पेशेंट्स को देख रहे हैं। नियर बाई भी आपके पेशेंट किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी हमें थोड़ा बहुत नोट करना चाहिए। और चूंकि उनकी कंडीशन तो इतनी सीवियर थी कि मुझे लगा कि उनको हेल्प के लिए किसी को भेजना चाहिए। जब उन पेशेंट ने मुझे ये बताया कि उनको काफ़ी साल से ये प्रॉब्लम है और उन्होंने बहुत से एक्सरे एमआरआई करवा लिए बट उनको कोई रिलीफ नहीं है, जिसने जैसा ट्रीटमेंट बोला उन्होंने वो ट्रीटमेंट करवा लिया बट उनकी कंडीशन अब बढ़ती ही जा रही है। उनको बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रहा है और कोई रिलीफ नहीं। उन्होंने यहाँ पे होम्योपैथी में भी पहले दिखाया बट उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने उनकी जब पूरी हिस्ट्री ली, मैंने उनसे एमआरआई एक्सरे मांगा तो उन्होंने बोला कि आज तो मैं नहीं लेके आया हूँ बट डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे घुटने घिस गए। डायग्नोसिस को एक बार मैंने अपार्ट रखा। मैंने उनसे उनकी पूरी हिस्ट्री ली कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, दर्द कब होता है, कहाँ होता है, कब बढ़ जाता है, उसको आराम किस चीज़ से मिलता है और उनको ये प्रॉब्लम हुई थी तो कब से हुई और क्या उसका रीज़न रहा। जब मैंने देखा तो मुझे ये कारण मिला कि एक बार वो गिर गए थे घुटने के बल, उससे पहले एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, तो यानी कि उनको रिपीटेटिव इंजरीज हो रही थी उसी एक घुटने में, जिसकी वजह से उसके बाद में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके ये दर्द बढ़ता ही गया और ठीक नहीं हो रहा और ये दर्द इतना बढ़ गया कि अब मैं इससे चल फिर नहीं पाता। एमआरआई जब करवाई है तो उनमें डॉक्टर ने यही बोला है कि अब आपका घुटना घिस चुका है, आपको घुटना ही चेंज करवाना पड़ेगा और नहीं तो आप चल नहीं पाएंगे। ऐसी उनकी सिचुएशन है, उनको नींद नहीं आ रही है और बहुत सी अदर प्रॉब्लम भी थी। तो मैंने उनको उनकी जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम उस टाइम में बन रहा था उसके अकॉर्डिंग 15 दिन की दवाई दी और बोला कि 15 दिन बाद में आप अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेके आना, क्योंकि उस टाइम में वो रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके आए थे। 15 दिन बाद जब वो आए तो आप पहचान नहीं पाते। अगर मैंने वीडियो बनाया होता वो डायरेक्ट बिना स्ट्रगल के सीधा मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बताई, जिसमें मैंने देखा तो आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें। उसमें उनका जो लेफ्ट नी था उसमें पूरा डीजनरेशन हो रहा है, बोन स्पर्स बन गए हैं, इवन जो नी जॉइंट का आपस का स्पेस है वो स्पेस खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब घुटने, जो आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर आपको अपनी लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि आपके घुटने घिस चुके हैं, आपके ग्रीस खत्म हो गया है, घुटनों का लुब्रिकेंट खत्म हो गया है, अब आपको घुटने रिप्लेस करवाने पड़ेंगे क्योंकि अब आपके घुटने घिस चुके हैं। ये जो कंडीशन हो जाती है इसके बारे में बोलते हैं। जब वो मेरे पास आए उनका बहुत ही अच्छे से रहा। इवन वो जो हमारी ओपीडी रेलवे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर दूर थी, वो कंटिन्यू वो पैदल चल के आए, उन्हें किसी तरीके का दर्द नहीं था, प्लस उनकी जो नींद वगैरह की प्रॉब्लम थी वो भी चली गई। अब नींद इसलिए ठीक हो गई क्योंकि उनके वो दर्द चला गया। अब ये जो सिम्टम्स थे और ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलता है कि आपकी हड्डियां घिसना चालू हो गई है, आपकी हड्डियों में जो स्पेस था वो खत्म हो गया है और घुटने अब घिस रहे हैं। स्पेशली घुटनों को लेके ही ये प्रॉब्लम होती है या फिर हिप जॉइंट की होती है। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरीके की डीजनरेटिव कंडीशन होती है जिसमें समय के साथ आपका जो बोन के बीच का स्पेस होता है, या ये मानिए कि जो दो बोन के बीच में हमारे एक कुशन की तरह कार्टिलेज बने हुए होते हैं, वो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे घिस के पूरे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बोन्स आपस में रगड़ खाती है। नहीं तो हमारी बोन्स आप देखेंगे फोटो में भी, और नहीं तो ऐसे स्पेस होता है हर बोन एंड्स के, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी होगा। सब बोन्स एंड को जोड़ने के साथ लिगामेंट काम करते हैं,
प्लस उनके बीच में आपस में घिसे नहीं तो कार्टिलेज काम करते हैं। तो बोन मसल के अलावा हमारी बॉडी में कार्टिलेज और लिगामेंट्स भी होते हैं जो हमारे जो ये बॉडी के एक्टिविटीज है उनको करने में हेल्प करती है। और जब ये कार्टिलेज समय के साथ घिस जाते हैं तो हम ये बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में के बीच का लुब्रिकेंट है वो खत्म हो गया है और अब वो बोन्स आपस में घिसना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आपकी दिक्कत होना शुरू हो गई है। इसमें जो इन्फ्लामेशन के सिम्टम होते हैं यानी पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस वो तो रहती ही रहती है, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट आके डॉक्टर को बोलेगा कि मेरे अब इस घुटने में, अगर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है तो कमर में, हाथ में दर्द है तो हाथ में, कि मेरी हड्डियों से आवाज आने लग गई है यानी क्रैकलिंग साउंड आती है, ऐसे लगेगा जैसे कट के निकल रहे हो आपस में, तो ऐसी बोन्स में आवाज आने लग जाती है। प्लस जब हम एक्सरे करवाते हैं तो देखते हैं कि दो बोन के बीच का स्पेस कम हो गया है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि दो बोन के बीच में जो स्पेस है वो खत्म हो रहा है। प्लस आपकी जो बोन की एंड्स होती है उनके साइड में भी थोड़ी थोड़ी बोन एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लग गई, इसे बोलते हैं बोन स्पर। ये 3 चीजें और हो जाती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिससे आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो लिमिटेड होना शुरू कर देती है, आपकी बोन की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। तो जब भी ये कार्टिलेज खत्म हो जाएगा आपकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें असर करेगा। इसका जो रिस्क फैक्टर रहता है यानी ये क्यों हो सकता है, एक तो जो मैंने बताया क्योंकि ये कार्टिलेज घिस गए हैं। क्यों घिस गए हैं, या तो आप ओल्ड एज में हैं या आपकी ओबेसिटी है यानी वजन बहुत ज्यादा है, तो आपके वजन को आपकी हड्डियां इतना अच्छे से बियर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाते हैं। तो ओवरवेट की वजह से, एज की वजह से, कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज है यानी थायराइड, डायबिटीज, ये सब है तो भी आपकी ये कंडीशन हो सकती है। और रिपीटेड इंजरीज की वजह से भी ये चीज हो सकती है। जहां बोन और मसल इंपॉर्टेंट है वहीं पे हमारा लिगामेंट और कार्टिलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस कंडीशन में हमारे कार्टिलेज खत्म होना शुरू कर देते हैं, जिसे यही बोला जाता है कि आपकी जो हड्डियों के बीच का पानी था या हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड था वो खत्म हो गया। वो कार्टिलेज होते हैं जो धीरे धीरे घिस चुके हैं। अब इसका मेडिकल इसका जो भी इलाज होता है वो यही है कि या तो कोई स्टीरॉयड के इंजेक्शन दिए जाए, एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन दिए जाए, या फिर आपके लुब्रिकेंट को डाल दिया जाए उस जॉइंट्स के अंदर, इंजेक्ट किया जाए, जिससे कि लुब्रिकेंट रहेगा तो जॉइंट इतने आपस में घिसेंगे नहीं। लेकिन ये सब टेम्परेरी एक टाइम बिंग का ट्रीटमेंट है जो बाद में टाइम के साथ चला जाता है। और ये डिजीज भी प्रोग्रेसिव डिजीज है जो टाइम के साथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी और एक टाइम में आपकी एक्टिविटीज को लिमिट कर देगी। इसको क्योर करने के लिए आपको मेडिसिन के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को भी करना होगा, जिसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ज़रूर लें। उनसे जो भी आपकी इस डिजीज से रिलेटेड एक्सरसाइज हो वो पूछें, वॉक करें। आप वॉक करना छोड़े नहीं कि चलो घुटने अब दुख रहे हैं तो मैं वॉक ना करूं, ऐसा नहीं करना है। आपको वॉक करना है ताकि आपकी जो बोन्स हैं उनकी मसल्स जो उन बोन को कवर करके रखी है, उन जॉइंट्स को कवर करके रखी है, तो लिगामेंट मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, तो आपका जो ये दर्द है वो कम ही होगा। कुछ देर के लिए अगर आपको लगता है कि एक दिन आप घूमे और दर्द हो गया तो 2 दिन रुक के फिर वापस घूम ले, लेकिन साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग ये सब आपको हेल्प करेगी ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिकवर करने में और मोस्टली उसके प्रोग्रेशन को रोकने में, स्लो डाउन कर देगी उसके प्रोग्रेशन को। ये एक बोन की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको एक्टिविटीज करनी है। आप अगर बैठे रहे तो बोन स्टिफनेस हो जाएगा, आपकी जो बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी और हो सकता है आप घूमना फिरना आपका बंद हो जाए, जिसकी वजह से इसके कॉम्प्लिकेशन में मोस्टली आपको डिप्रेशन, स्लीप, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इस केस में भी पेशेंट के नींद की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो दर्द की वजह से सो नहीं पाता था और धीरे धीरे अपनी बीमारी से परेशान हो रहा था। तो ये जब दर्द चला जाएगा तो नींद भी अच्छे से आएगी और डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशन रहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, बट इसका जो ट्रीटमेंट है
वो यही है कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना है। साथ ही इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके इसके प्रोग्रेशन को भी कम करेगी और इवन क्योर तक कर देती है। बिकॉज होम्योपैथी के अंदर सिम्टम बेसिस पे जब आपकी मेडिसिन सेलेक्ट करके दी जाएगी तो डेफिनेटली आपको क्योर मिलेगा। इसमें बहुत सी नेफेलियम है, रूटा है, रेस्टॉक्स है और बहुत सी लीडम्पा, आर्निका, बहुत ऐसी मेडिसिन है। लेकिन ये हमें जब डॉक्टर, किसी होम्योपैथ डॉक्टर से आप मिलेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कब आपका दर्द बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, किस चीज़ से आपको फ़ायदा होता है, किस चीज़ से दिक्कत हो रही है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या आपको ये जब प्रॉब्लम हुई तो इसके पीछे का कारण क्या है। क्या आपको कोई इंजरी हुई है, क्या आपका वजन है, क्या आपकी कोई अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है वो है, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ही है। तो ये कई कारणों को देखते हुए जब ट्रीटमेंट दिया जाएगा डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो भी ठीक होगा। उस पेशेंट को विद इन 15 डेज के अंदर इतना रिलीफ हो गया, जो एक स्टेप नहीं चढ़ पा रहा था वो 2-4-5 किलोमीटर पैदल चल के आया विद अपना बैग कवर करके, क्योंकि वो रात को चढ़ते हैं और सुबह हमारे यहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत दूर से आते हैं, बट उनको बहुत बेनिफिट मिला। और ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मोस्टली जो कंप्लेन लेके आते हैं वो यही आते हैं और ये महिलाओं में सबसे कॉमन होता है। कंप्लेन यही होती है कि डॉक्टर साहब घुटनों में आवाज़ें आने लग गई, चल नहीं पाते हैं, घुटने दर्द करते हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है घुटनों में। तो ये बहुत ही टिपिकल साइन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी मुझसे चाहिए तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कंप्लेंट्स को मैसेज कर दीजिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कर लीजिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जहाँ फिजियोथेरेपी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, वहीं आपको ये भी देखना है कि आपका काम क्या है। अगर महिलाएं हैं तो वो कहीं उनका वजन ज़्यादा तो नहीं है, और कहीं वो जो काम कर रही है ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होके एक ही पोजीशन में काम तो नहीं कर रही है। आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो भी इस डिजीज़ को बढ़ाने में और उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो फिजियोथेरेपी प्लस आपका ऑक्यूपेशन, इसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कि आपका क्या कंडीशन है, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी कंडीशन या अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करें, जिससे आपके घुटनों में या आपके हिप्स पे या आपकी स्पाइन पे जहाँ पे भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है वहाँ पे कम इफेक्ट पड़े। क्योंकि ये टाइम के साथ प्रोग्रेसिव है, तो अपन ऑक्यूपेशनल, फिजिकल, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज में वॉकिंग, बाईसाइकिल, स्विमिंग, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि हड्डियों की प्रॉब्लम है तो अब आपको घूमना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपकी हड्डियां घिस रही है और आपका ये थॉट रहे कि अगर मैं और चलूँगा तो मेरी और हड्डियां घिसेगी। तो ये कंडीशन में आपको रुकना नहीं बल्कि चलते रहना है, ताकि आपकी ये कंडीशन, इसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी लेनी है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी रिवर्ट बैक करूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ उसको आपकी लैंग्वेज में ईजी वे में शेयर करती हूँ। और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है, ये भी मैं बताती हूँ। ऑफ कोर्स मैं आपको इसमें मेडिसिन नहीं बताती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है होम्योपैथी में एक मेडिसिन जो एक पेशेंट को काम करी वो सभी को काम करे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें उसी को देखते हुए जब ट्रीटमेंट किया जाएगा डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।